हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जुड़वाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिनाइसेंस क्रिटिसिज्म। सो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रिनाइसेंस वर्ड का मतलब। इसका जो मीनिंग है, इट इज़ ऑफ इटालियन ओरिजिन, मीन्स रीबर्थ और रीअवेकनिंग। सो फ्रेंड्स, ये रीबर्थ किस चीज़ का रीबर्थ है, किस चीज़ की रीअवेकनिंग है, किस चीज़ का पुनर्जन्म है, किस चीज़ का पुनर्जागरण है। इट स्टैंड्स फॉर द हिस्टोरिकल रीबर्थ ऑफ 14th, 15th, 16th सेंचुरीज। ये जो 3 सेंचुरीज हैं दोस्तों, ये आते हैं रिनाइसेंस पीरियड में, ठीक है। इससे पहले जो था वो था मिडिवल, या उसे मिडल एजेस कह लो, और उससे पहले था क्लासिकल पीरियड जो अरिस्टोटल और प्लेटो जी का था। दोस्तों, जो मिडल एजेस से मॉडर्निटी की तरफ जब जाते हैं तो बीच का जो समय है दैट इज़ रिनाइसेंस। 15th और 16th सेंचुरी पर्टिकुलरली, इस समय को माना जाता है रीबर्थ का पीरियड। पीरियड मीन्स पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो द पीरियड इज़ कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय में जो लोग थे उन्होंने दे स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट किसके अंदर, इन द लर्निंग ऑफ एंशियंट टाइम्स, जो कहीं विलुप्त हो चुकी थी। एंशियंट टाइम्स पर्टिकुलरली किसकी लर्निंग थी? एंशियंट ग्रीस और रोम की। जो अरिस्टोटल और प्लेटो के समय की जो क्लासिकल स्टडीज़ थी, जो उनकी थ्योरीज थी, है ना, थ्योरी कह लो, जो भी वो चीज़ें थी, वो सब इस समय में फिर से इसका पुनर्जन्म हुआ। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जो कहीं बीच में विलुप्त हो गई थी मिडिल एजिस में। उसका कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, वार हो सकता है, ब्लैक डेथ हो सकती है, जो बीमारियां फैलना, बहुत सारा समय था बीच में, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई थी। अब इस समय में आकर जो 15th-16th सेंचुरी थी, लोगों ने फिर से अपना इंटरेस्ट जगाया, उन उन थेरीज़ के ऊपर फिर से स्टडी की, और उनका जो आर्ट था उस समय का उनके थीम के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था। तो यही समय था पुनर्जागरण। लोगों ने फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू किया उन लर्निंग्स पे जो कि एंशियंट ग्रीस और रोम्स की थी, क्लासिकल पीरियड की समय की। इसीलिए इसे रीबर्थ कहा जाता है, द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस। आई होप आपको इसका बेसिक मीनिंग समझ में आया। फ्रेंड्स, 1498 में ये जो समय था रीबर्थ, पुनर्जागरण है, आप इसकी रेफरेंस 1498 से ले सकते हैं। और द वर्क ऑफ द अरिस्टोटल, स्पेशली जो पोइटिक्स थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो मूवमेंट था, इट वाज इनिशियली स्टार्टेड इन इटली। इटली में से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर वहाँ से ये सारे यूरोप में फैल गया था। इटली से फैला फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो पूरे यूरोप में फैल गया। याद रखना है, इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहते हैं कि देर आर टू व्यूज़ रिगार्डिंग दिस मूवमेंट। जो रिनाइसेंस मूवमेंट था, इसके दो देखने के नज़रिए हैं। एक व्यू कहता है कि यूरोपियंस समझते थे कि उन्होंने डिस्कवर किया है जो ग्रीक और रोमन कल्चर की जो ग्रेटनेस थी, सुपीरियरिटी थी, आफ्टर द डार्क मिडल एज, जब ये विलुप्त हो गई थी, उसके बाद यूरोपियंस कहते हैं कि उनका ये मानना है कि उन्होंने डिस्कवर किया। एंड द अदर व्यू, जो दूसरा व्यू है, वो है कि ये एक तरह का अचानक से होने वाला मोमेंट नहीं था। इसकी जो जड़ें थी, कहीं ना कहीं जो मिडिवल टाइम्स थे, मिडिल एजेस थी, वहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई थी। एंड धीरे धीरे इसने प्रोग्रेस किया और डेवलप हुआ और आगे बढ़ा। ठीक है दोस्तों। अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारा फोकस किसके रिबर्थ पे है, किसके पुनर्जागरण पे है? क्लासिकल आइडियाज़ एंड आर्टिस्टिक वर्क्स पे। क्लासिकल आइडियाज़ दोस्तों, क्लासिकल वर्ड जहाँ ही आया लिटरेचर में, आप सीधे चले जाइए अरिस्टोटल और प्लेटो जी के समय में। तो ये उस समय के जो विलुप्त हुए आइडियाज़ थे मिडिल एजेस में, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पुनर्जागरण में क्या होता है कि ये जो उस समय का पुनर्जागरण के समय का वर्क ऑफ आर्ट था, उसमें इसकी झलक दिखाई देती थी, इसके थीम्स की झलक, इंक्लूडिंग ग्रीक गॉड्स, उनकी व्याख्या, सब कुछ इसमें उस पुनर्जागरण वाले समय में दिखाई देता था, जो रिनाइसेंस पीरियड था इसमें। दोस्तों, एक इटालियन ट्रांसलेटर और मैथमेटिशियन भी कह लो, उनका नाम था जॉर्जिया वाला। उन्होंने क्या किया था, अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स बुक थी उसे लैटिन में ट्रांसलेट किया था 1498 में। लैटिन में इसलिए क्योंकि लैटिन वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज उस समय की, जैसे आजकल इंग्लिश है। 1498 में दोस्तों, इसी डेट को मैंने आपको पहले बताया था, आप इसे बर्थ कह सकते हैं रिनाइसेंस क्रिटिसिज्म का। तो ये जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स की जो ट्रांसलेशन थी लैटिन में, वो इसको 1549 में क्या होता है कि इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाता है। तो फ्रॉम दिस पीरियड अंटिल द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, जो था अरिस्टोटल जी का, वाज वंस अगेन द मोस्ट इम्पोजिंग प्रेजेंस बिहाइंड लिटरेरी थियरी। जो लिटरेरी थियरी में अरिस्टोटल जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, मतलब उससे प्रभाव रखते थे।
सो रिनाइसेंस क्रिटिसिज्म जो था वो डायरेक्टली ग्रो करता है फ्रॉम द रिकवरी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड नोटेबली फ्रॉम जॉर्जिया वालास ट्रांसलेशन ऑफ अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इनटू लैटिन इन 1498। दोस्तों उस समय के जो बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव डालने वाले रिनाइसेंस क्रिटिक थे उनका नाम था लोडोविको कैस्टलवर्टो। दोस्तों इन्होंने जो मतलब 1570 में जो कमेंट्री थी इनकी जो अरिस्टोटल पोएटिक्स पे, कमेंट्री दोस्तों कह लो बुक ऑफ एक्सप्लेनेशंस, तो इन्होंने क्या किया था, कोडिफाई किया था अरिस्टोटल जी के आइडिया जो थे ड्रामेटिक यूनिटीज़ के, टाइम प्लेस और एक्शन वाले, जिसकी वजह से जो प्लेस थे उन्हें काफ़ी टाइटली स्ट्रक्चर मतलब एक मिला था और इसीलिए इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता था, बहुत ही प्रभावशाली माना जाता था उस समय में। फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो रिनाइसेंस प्रमोटेड द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी लिटरेचर एंड आर्ट। आज के इस पार्ट में हम दोस्तों यही समझेंगे। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे ह्यूमनिज्म इन रिनाइसेंस एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर डिस्कशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।